तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, डिमांड एंड इलास्टिसिटी। द इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। जब दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं या आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये देखना कि एक वेरिएबल में जब चेंज आएगी उसका दूसरे पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये होती है एक आम जुबान में इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, जो लास्टिक होता है जिसको हम खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं उस पे, तो उससे क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है, तो वो क्या है, इलास्टिसिटी है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि फोर्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है इलास्टिक की लेंथ पे। तो इस तरह इकोनॉमिक टर्म्स में भी इलास्टिसिटी की एक डेफिनेशन है, जो कि हम इस स्लाइड में इसको एलेबोरेट करते हैं। इकोनॉमिक टर्म्स में हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि जैसे जैसे हम प्राइस को कम करते हैं उसी तरह से क्वांटिटी की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। अब अगर हम न्यूमेरिकली मेजर करना चाहते हैं कि प्राइस कम करने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एक जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पे, तो वो क्या होगा कि हम इसको क्या बोलेंगे कि हम इलास्टिसिटी मेजर करना चाहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम देखना चाहते हैं कि जब हम प्राइस को चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, एक चीज है उसकी प्राइस 10 रुपीज है एक यूनिट की। ठीक है, अगर हम उसकी प्राइस को इंक्रीज करके 11 रुपीज कर देते हैं, तो अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, प्राइस ज़्यादा होने से जैसे कि हमें रिलेशन पता है कि डिमांड कम हो जाती है, तो हम देखना चाहते हैं कि 1 यूनिट प्राइस इंक्रीज करने, 1 रुपीज प्राइस इंक्रीज करने से यूनिट की, उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा क्वांटिटी पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम न्यूमेरिकली भी मेजर करते हैं, तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंट चेंज इन ए डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन बी। कि एक वेरिएबल जो ए है उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल 1% चेंज लेके आते हैं तो उसका इम्पैक्ट बी पे कितना पड़ता है। बी पे हो सकता है उस चेंज का इम्पैक्ट 1% पड़ता हो, 2% पड़ता हो, 0% पड़ता हो, 0.5% पड़ता हो। तो ये देखना कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे पे उसका कितने इम्पैक्ट पड़ता है, ये है जनरल टर्म्स में इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है कि जब हम प्राइस को चेंज करते हैं किसी भी क्वांटिटी की, 1% चेंज जब उसमें लेके आते हैं तो उसका इम्पैक्ट उसकी मार्केट डिमांड पे क्या पड़ता है, क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है उस पर क्या पड़ता है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैथमेटिकली हम देखें तो इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। एक है क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें कितने परसेंट चेंज आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हम हमारी जो प्राइस है उसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, उसमें कितने परसेंट चेंज आया। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस हम देख रहे हैं मैथमेटिकली, एक है डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या मेजर करेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को। और जो सेकंड एक्सप्रेशन है डेल्टा प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, ये किसको मेजर करेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मेजर करेगा। अब देखें चेंज क्या होता है। फॉर एग्जांपल, एक क्वांटिटी एट 100 रुपीज अगर 200 क्वांटिटी डिमांडेड थी, ठीक है, और अगर 101 रुपीज हम कर देते हैं प्राइस किसी चीज की चेंज, तो क्वांटिटी डिमांडेड अब फॉर एग्जांपल 205 है। तो अब चेंज क्या होगा, पहले 200 थे क्वांटिटी डिमांडेड, अब 205 है, तो चेंज कितना आया, 205 माइनस 205 आ गया। अब हमने देखना है कि परसेंटेज में कितना चेंज आया, तो हम 5 को डिवाइड कर देंगे इनिशियल क्वांटिटी जो कि 200 है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज टर्म्स में पता लग जाएगा कि कितना चेंज है। इसी तरह जैसे प्राइस पहले 100 थी और इंक्रीज करके 101 होगी, तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ, 1, और इनिशियल प्राइस कितनी थी, 100, तो उससे डिवाइड करें तो क्या आ गया, 1%। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन जो है बड़े सिंपल से इनका फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको मजीद देखते हैं। अच्छा, अब जो टोटल फार्मूला वो हमारे पास बनेगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हमने परसेंटेज
जो है चेंज इन क्वांटिटी वो कैसे मेजर करना है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे मेजर करना है। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए जो फार्मूला मौजूद है वो आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा। अब इसमें एक चीज़ डिफरेंट है जो सिंपल फार्मूले से, वो ये है कि फर्स्ट वाले फार्मूला जो था जो हमने लास्ट में पढ़ा है उसमें ये था कि हम जो डिवाइड है वो क्वांटिटी को कर रहे थे इनिशियल क्वांटिटी के साथ, लेकिन इसमें हम कर रहे हैं दोनों क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू की एवरेज लेके, मीन्स के Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई टू हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं, इनिशियल क्वांटिटी नहीं ले रहे। ये इस वजह से है कि क्योंकि जो क्वांटिटी होती है इनिशियल क्वांटिटी वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर हम सिंपल फार्मूला को यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आता है, तो इसलिए जो एवरेजेस हैं ये बेटर होती हैं और ये ज़्यादा हमें बेटर रिजल्ट्स देती हैं। इसलिए जो एक सिंप्लीफाइड जनरल फार्मूला है उसमें हम इनिशियल प्राइस या इनिशियल क्वांटिटी की बजाय जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तब हम एवरेजेस लेते हैं, जैसे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये वाला सिंपल फार्मूला है। ईपी, हम इसको जो ईपी मेजर कर रहे हैं जिसमें हम एवरेजेस ले रहे हैं क्वांटिटी की या प्राइस की, इसको हम आर्क प्राइस इलास्टिसिटी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम एवरेजेस ले रहे हैं। जबकि जो सिंपल फार्मूला होता है इनिशियल वाला उसमें एवरेजेस नहीं ली जाती, बस इनिशियल क्वांटिटी या इनिशियल प्राइस ली जाती है। तो ये देखें क्या है फार्मूला, ई पी इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ये क्या आ गया, इनिशियल चेंज इन क्वांटिटी आ गया, डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय टू, ये क्या हमें दे देगा, एवरेज दे देगा, एवरेज क्वांटिटी की। और ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये हमें क्या बता देगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब इस चीज को हमने किससे डिवाइड करना है, प्राइस से करना है डिवाइड। ठीक है, प्राइस वाला एक्सप्रेशन या परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला P2 माइनस P1, इससे पता लग गया हमें प्राइस में चेंज क्या आई है, डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय टू, ये हमें क्या बता रहा है, एवरेज प्राइस बता रहा है। तो ये टोटल एक्सप्रेशन क्या टोटली हमें बता रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखें एक्सप्रेशन वन क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों को अगर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी आ जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करने से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पे। ठीक है, तो ये इसके हम न्यूमेरिकल्स भी, जब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। और जब हमने प्रैक्टिस करना है तो ये जो सिंप्लीफाइड फार्मूला है, ये जो स्लाइड पे दिया गया है उसी को हमने यूज करना है। ठीक है, डिफरेंट फार्मूलाज आर आल्सो अवेलेबल टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन दिस इज द सिंप्लीफाइड वन, इसका आपको आना लाजमी है। ठीक है, ये जो स्लाइड पे फार्मूला दिया। अब डिफरेंट किस्म की इलास्टिसिटीज होती है। सबसे पहले है रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम 1% चेंज लेके आते हैं प्राइस में और क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है उसमें चेंज 1% से ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1% चेंज ऑफ प्राइस से जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो 1% से ज़्यादा आ रहा है, मीन्स कि एक लार्ज चेंज आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ के अगर 200 एप्पल्स मिलते हैं या ऑरेंजेस मिलते हैं, और अगर हम प्राइस को इंक्रीज करके 100 प्राइस को अगर हम डिक्रीज करते हैं उसमें 1% चेंज लेके आते हैं और एप्पल की प्राइस 100 से 99 हो जाती है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है एप्पल्स की वो 100 पे 200 थी और 99 पे इंक्रीज करके 205 हो जाती है, तो जब हम इसकी इलास्टिसिटी निकालेंगे तो ये 1 से ज़्यादा बनेगी। तो ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि ये एक लार्ज चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस चेंज होने से। सेकंड है रिलेटिव इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जब हम प्राइस को चेंज करते हैं 1% और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज 1% से कम आता है, जीरो से ज्यादा आता है लेकिन 1% से कम आता है, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि 1% से कम चेंज का मतलब है क्वांटिटी में कि एक स्मॉल चेंज आया, इसलिए इसको इस टर्म को हम कहते हैं, जब स्मॉल चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में फिर हम क्या कहते हैं, रिलेटिव इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम कहते हैं कि जो प्राइस है उसकी चेंज होने से जो डिमांड है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आया या ज्यादा चेंज नहीं आया क्योंकि वो चेंज 1% से कम है।
अब थर्ड टाइप की आ जाती है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में कहते हैं कि जब 1% चेंज आता है प्राइस में, तो जो चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में वो भी 1% आए। ठीक है, मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है, उसकी प्राइस को हम 1% चेंज करते हैं और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी डिमांड में भी 1% चेंज आता है, तो वो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑल्दो कि ये बड़े कम केसेस में होता है कि जितनी चेंज प्राइस में आए उतनी ही क्वांटिटी में आए, बट स्टिल मार्केट में ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। अच्छा, ये तो तीन कॉमन टाइप होगी इलास्टिसिटीज की। ठीक है, रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिव इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा हो गया यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अलावा दो और भी टर्म्स हैं, एक है परफेक्ट इलास्टिसिटी और एक है परफेक्ट इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी एक ऐसा केस है जो कि काफ़ी रेयर होता है कि जब आप प्राइस को बड़ा ही लिमिटेड सा चेंज करते हैं, प्राइस में चेंज लेके आते हैं बड़ा स्मॉल सा, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो चेंज है वो बहुत ही लार्ज आता है। तो ऑल्दो इकोनॉमिक्स में या मार्केट्स में ये वाला फिनोमेना काफ़ी कम देखा जाता है, लेकिन फिर भी मौजूद होता है। परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जब आप स्मॉल चेंज लेके आते हैं प्राइस में, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बड़ा लार्ज चेंज आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल दो शॉप्स हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड्स की, वो बर्गर्स बेच रही हैं। ठीक है, बर्गर की प्राइस $1 है। ठीक है, दोनों शॉप्स पे। तो हाइपोथेटिकली ये है कि 50 बर्गर्स शॉप ए सेल कर रही है, 50 बर्गर्स शॉप बी सेल कर रही है $1। अब क्या है कि अगर सारी कंडीशन सेम हो, एक ही बर्गर दोनों शॉप से मिलता है, और एक जो शॉप ए है वो अगर प्राइस जो है उसको कम कर देती है, $1 से $0.9 कर देती है बर्गर की प्राइस, तो जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक लार्ज चेंज आ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड में, और जो सारे कस्टमर्स हैं वो शॉप बी से शिफ्ट होके शॉप ए के पास आ जाएंगे। पहले 50 बंदे अगर बर्गर खरीद रहे थे शॉप ए से और 50 बंदे खरीद रहे थे शॉप बी से, तो अब क्या हुआ कि सारे बंदे शिफ्ट हो गए शॉप ए की तरफ, क्योंकि उधर प्राइस स्लाइटली कम हो गई। तो क्या हुआ कि स्मॉल चेंज की वजह से क्या हुआ, डिमांड में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया जो शॉप ए है उसके बर्गर्स में, क्योंकि वो बर्गर्स बिल्कुल एक जैसे थे, एक ही ब्रांड के थे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो सिमिलर ब्रांड्स वाली चीज़ें होती हैं वो अपनी हर शॉप पे कीमतों को फिक्स रखती हैं। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड है पाकिस्तान में, तो आप गुजरांवाला में, झेलम में कहीं भी चले जाएं तो ऑलमोस्ट उनकी प्राइसेस सेम होंगी। उस वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी प्राइस भी तकरीबन सेम ही होगी। अच्छा, अब क्या है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। परफेक्टली इन इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर आप प्राइस में चेंज लेके आते हैं किसी भी चीज़ की और उसका कोई असर नहीं पड़ता डिमांड पे, तो फिर हम कहेंगे कि ये सिनेरियो है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी का। अब ये होता है मोस्टली ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी डिमांड जो है वो अफेक्ट नहीं होती प्राइस से। मोस्टली जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं या जो रेगुलर यूज़ के लिए ड्रग्स होती हैं उनके केस में ऐसा होता है। अब शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं इंसुलिन। ठीक है, वो उनके लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग है। फॉर एग्जांपल 100 लोग जो है वो इंसुलिन यूज़ करते हैं और उसकी प्राइस $1 है। फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन की प्राइस इंक्रीज करके $2 भी हो जाएगी तो फिर भी वो 100 लोग उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए एक नेसेसिटी है, एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। तो जैसे प्राइस $1 से $2 हुई है, डिमांड में कोई फर्क नहीं आया। पहले भी 100 लोग इंसुलिन डिमांड कर रहे थे, अभी भी 100 लोग इंसुलिन डिमांड कर रहे हैं। अगर इंसुलिन की प्राइस $1 से कम होकर $0.5 हो जाती है, फिर भी वही 100 लोग जो कि पेशेंट है और जिनको नीड है इंसुलिन की, वही उसको यूज करेंगे। तो ये सिनेरियो हो गया परफेक्टली इन इलास्टिसिटी का, जिसमें के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा, डिमांड उतनी ही रह रही है। ये मोस्टली होता है ड्रग्स के केसेस में, जिधर कोई एक पेशेंट्स हैं खाली, वो जो लोग जिनकी मजबूरी होती है उस प्रोडक्ट को यूज करना, ऐसे केसेस में परफेक्ट इन इलास्टिसिटी के एग्जांपल्स हमें मार्केट में मिल जाते हैं। और इसकी सेकंड एग्जांपल जो हमें स्लाइड में मिल रही है, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट की प्राइस को अगर आप चेंज भी कर दें तो उससे डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग हैं
उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो खाने में सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो उसकी प्राइस में अगर आप चेंज भी ले आएँ तो उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जितने लोग पहले सॉल्ट को यूज़ कर रहे हैं अपने खाना पकाने के लिए, वो फिर भी करते रहेंगे, क्योंकि वो एक कह लें कि नेसेसिटी या एक डाइट का हिस्सा है, अदरवाइज़ वो खाना ही नहीं खाएँगे अगर उसमें सॉल्ट ना हो। तो ये कैसी एग्ज़ाम्पल है परफेक्ट इनइलास्टिसिटी की, कि जब आप प्राइस को चेंज कर रहे हैं, उसके साथ क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो पहला है परफेक्टली इलास्टिसिटी, उसमें ये है कि जब आप प्राइस जो है उसको इंक्रीज करते हैं, स्मॉल सा इंक्रीज करते हैं या उसमें डिक्रीज लेके आते हैं, उससे जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बड़ा लार्ज इंक्रीज आ जाता है। तो वो एग्जांपल है परफेक्ट इलास्टिसिटी की। और परफेक्ट इन इलास्टिसिटी की एग्जांपल जो मैंने इंसुलिन वाली या सॉल्ट वाली दी है वो है, ठीक है। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस है, मार्केट में ऐसी सिचुएशन काफी कम पाई जाती है। जो थ्री कॉमन इलास्टिसिटीज हैं वो एक रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सेकंड है रिलेटिव इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो सेकंड है, हमने दो सिनेरियोज डिस्कस की हैं, इसकी हमें एग्जांपल मार्केट में काफी कम मिलती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इलास्टिसिटी। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो अफेक्ट होती है प्रोडक्ट की। एक थंब रूल है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि नेसेसिटीज होती हैं, जैसे कि मिल्क है, जैसा कि सॉल्ट है, या व्हीट है, इन जैसी जो प्रोडक्ट्स हैं नेसेसिटी हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की होती हैं और जो सब लोगों ने यूज़ करनी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी डिमांड में इनइलास्टिक होती है। मीन कि उनकी डिमांड जो है उसमें फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं आता प्राइस के चेंज होने से, क्योंकि वो नेसेसिटी हैं, वो चाहे महंगी हो जाएं या सस्ती हो जाएं, वो लोगों ने यूज़ करनी ही करनी है हर हाल में, ठीक है। लेकिन जो लेकिन वो जो लग्जरी गुड्स होती हैं जो कि नेसेसिटी नहीं होती, उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है। और प्राइस चेंज होने से उनकी डिमांड जो है उसमें चेंज आता है, ठीक है, और वो चेंज भी ज़्यादा होता है। लग्जरी गुड्स में क्या आ जाता है, जैसे कार है या हमारी डिफरेंट ब्रांड ब्रांड की क्लोथिंग है, ये सारी क्या है, हमारी लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है। जैसे इनकम इंक्रीज करेगी तो इनकी डिमांड में भी इंक्रीज आ जाएगा, या इनकी जो प्राइस है अगर वो चेंज होती है तो उसकी डिमांड में भी फर्क आ जाएगा। अच्छा, ये थंब रूल हो गया कि जो हमारी नेसेसिटीज होती हैं जैसे सॉल्ट है, मिल्क है, इनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है मोस्टली, और वो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं या गुड्स होती हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। अब है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड इलास्टिसिटी को। अब सबसे जो फर्स्ट मेजर फैक्टर है वो है ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर एक प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स मौजूद है मार्केट में, तो उसकी जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटी सी चेंज की वजह से प्राइस में जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल बीफ या मटन है, ठीक है। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, लोग जो हैं वो मीट भी खा सकते हैं और उसकी जगह पे मटन भी खा सकते हैं, मटन या बीफ दोनों सब्स्टिट्यूट है, इनमें से कुछ भी खा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बीफ की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, तो वो बंदे जो कि बीफ लवर्स हैं वो अपनी जो उनकी डिमांड है बीफ की वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा हो गया, और वो शिफ्ट कर जाएंगे मटन की तरफ, क्योंकि मटन जो है उसकी प्राइस कम हो गई है या उसकी प्राइस उतनी रही है, जबकि बीफ की प्राइस इंक्रीज कर दी। सो जितने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होते हैं सब्सटीट्यूशन के, उतनी ज़्यादा प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज जब आता है प्राइस में, तो डिमांड में शिफ्ट ज़्यादा आ जाता है। अब देखें, बीफ की प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज करने से क्या हुआ कि उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, और लोगों और जो कंज्यूमर्स थे या कस्टमर्स थे वो शिफ्ट कर गए मटन की तरफ। इसी तरह से अगर हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी एग्जांपल लेते हैं, कोक है या पेप्सी है। अगर फॉर एग्जांपल कोक जो है उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है, तो ऐसा होगा कि बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो पेप्सी की तरफ कन्वर्ट कर जाएंगे या शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि पेप्सी और कोक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक है, दोनों का टेस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो जैसे कोक की प्राइस इंक्रीज करेगी, बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे पेप्सी की तरफ, और कोक की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें जिनकी ईज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल होता है, ईज़ी होता है शिफ्ट करना सब्स्टिट्यूट्स की तरफ, उनकी प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है।
फिर जो सेकंड डिटर्मिनेंट मेजर आ जाता है डिमांड इलास्टिसिटी में, वो है कि आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन उस प्रोडक्ट को बाय करने में लगा रहे हैं। अब जैसे मिल्क है या सॉल्ट है, तो अगर हम देखा जाए तो हमारी इनकम का एक स्मॉल पोर्शन लगता है सॉल्ट को बाय करने के लिए या मिल्क को बाय करने के लिए। तो ऐसी प्रोडक्ट की जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो उसकी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फिर भी एट द एंड हमारे पास इतनी इनकम होगी कि हम उसको खरीद सकते हैं। सो जो शिफ्ट होगा डिमांड में वो काफ़ी कम होगा, बिकॉज सॉल्ट या मिल्क जो है वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है, और हमारी इनकम ऑफ प्रोपोर्शन जो है उस पर जो स्पेंड हो रही है वो बड़ी स्मॉल है। लेकिन अगर ऐसी प्रोडक्ट जिस पे हमारी ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लगता है, अगर उसकी प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, तो फिर हमारी डिमांड में जो फ़र्क है वो ज़्यादा पड़ेगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है, जैसा कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जैसे फ्रिज है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो उसको बाय करना फिर क्या है, मुश्किल हो जाएगा और उसकी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ हमारी जो है इनकम उस पे लग सकती है। सो देर आर टू मेजर फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड इलास्टिसिटी को। एक है ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन, जितनी इजीली सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है एक प्रोडक्ट के मार्केट में उतनी उसकी डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा है। और सेकंड है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, जो आप उस प्रोडक्ट पे लगाते हो उसको बाय करने के लिए। अगर आप स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लगाते हो एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए और वो सस्ती है, तो फिर उसकी डिमांड इलास्टिसिटी कम होगी, और अगर एक चीज़ जो है वो महंगी है तो फिर उसकी डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। The effect of elasticity on price and quantity। अब देखें ये जो ग्राफ है या जो फिगर है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो डिमांड की लाइंस हैं, एक D1 और D2। D1 और D2 जो है दे हैव डिफरेंट इलास्टिसिटी, ठीक है, डिफरेंट डिमांड इलास्टिसिटी है इनकी। D2 जो है लाइन वो शो कर रही है कि दैट द प्रोडक्ट इज मोर सेंसिटिव टू डिमांड इलास्टिसिटी, मीन्स कि उसकी इलास्टिसिटी हाई है, जबकि D1 की इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली D2 से कम है D1 की, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक कंडीशंस जो है मार्केट में वो चेंज होते रहते हैं। सप्लायर्स जो हैं उनकी जो मार्केट में क्वांटिटी को सप्लाई कर रहे हैं उसमें चेंज आ सकता है ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए अगर एक प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई S1 से S2 पे आ जाती है, उसकी जो सप्लाई है वो चेंज हो जाती है, तो अब ऐसी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा है, जिसकी डिमांड इलास्टिसिटी इंक्रीज्ड है, उसका उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस सप्लाई के चेंज होने से, ठीक है। क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो जो माइनर चेंज आया है सप्लाई में मार्केट में, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी प्राइस पे और क्वांटिटी डिमांडेड पे, ठीक है। उससे क्या होगा कि अब जो मैनेजर्स हैं जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है अपनी फर्म में या कोई मार्केट डिसीजन लेना है, तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है। अगर तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो फिर एक स्मॉल चेंज इकोनॉमिक फैक्टर्स में जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होती है प्रोडक्ट की, उसकी उसकी वजह से उनकी जो कह लें कि ये प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पे और उसकी प्राइस पे ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड इलास्टिसिटी कम होती है उन उन पे कम असर पड़ता है इकोनॉमिक कंडीशंस का। दी इलास्टिसिटी ऑफ ड्राइव्ड डिमांड। अब दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, एक होती है फाइनल प्रोडक्ट, जैसे एक सॉफ्ट ड्रिंक है तो वो क्या एक फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। घर है तो ये क्या एक फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन इन चीज़ों को फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत थी, डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, डिफरेंट रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, मशीनरी की ज़रूरत थी, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत थी। तो अब वो जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि लेबर है, मशीनरी है, मटेरियल है, वो क्या है, उनके लिए जो डिमांड है उसको हम कहेंगे ड्राइव्ड डिमांड, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कंपोनेंट हमें चाहिए उनकी डिमांड को हम कहेंगे ड्राइव डिमांड। जैसे घर है, घर बनाने के लिए हमें लेबर चाहिए, तो लेबर क्या है, एक लेबर की जो डिमांड है वो क्या है, एक ड्राइव डिमांड है, क्योंकि ये डिपेंड करती है
घर पे अगर घरों की डिमांड ज़्यादा होगी तो जो लेबर है वो भी हमें चाहिए उसको घर बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिशियन है तो वो भी क्या एक कंपोनेंट है, हमें चाहिए घर बनाने के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए, लेबर चाहिए। इसी तरह से हमें रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये जो सारे आ जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स जो कि हमें चाहिए फाइनल प्रोडक्ट के लिए, इनकी डिमांड जो है इसको भी हम इसको कहते हैं ड्राइव डिमांड, और इसकी भी एक इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। उसकी इलास्टिसिटी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, जो मार्शल है वो कहता है कि ये जो ड्राइव्ड डिमांड कर्व है इन कंपोनेंट्स की, ये ज्यादा इनएलास्टिक होगी अगर ये चार कंपोनेंट्स, अगर ये चार पॉइंट्स जो हैं वो होंगे। पहला पॉइंट ये है, द मोर एसेंशियल इज द कंपोनेंट इन क्वेश्चन। हम एग्जांपल लेते हैं, एक घर है, उस घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, तो एक इलेक्ट्रिशियन हमें चाहिए, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, जो वायरिंग है, वो घर के लिए एसेंशियल है कि नहीं? डेफिनेटली अगर घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो घर कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या है वो एसेंशियल है। सो जो डिमांड है इलेक्ट्रिशियन की, जो कि उसकी एक वेज है, उसकी अगर वेज में इंक्रीज आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उसकी डिमांड पे पड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर एक इलेक्ट्रिशियन है वो अपनी वेज को इंक्रीज कर देता है तो क्या है कि उसकी डिमांड में कमी आनी चाहिए, लेकिन वो कमी कम होगी, इनएलास्टिक होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, असेंशियल है फाइनल प्रोडक्ट का। अगर वो अपनी वेज बढ़ा भी लेगा इलेक्ट्रिशियन तो फिर भी उसकी जो डिमांड है उसमें कमी कम आएगी, या कह लें कि इलेक्ट्रिशियन की मांग में कमी कम आएगी, क्योंकि वो एक असेंशियल कंपोनेंट है, घर बनाने के लिए लाजमी है। सेकंड है, द मोर इनलास्टिक इज द डिमांड कर्व फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये लिंक कर रहा है कि अगर तो वो जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो अगर इनलास्टिक है तो जो ड्राइव डिमांड है वो भी इनलास्टिक होगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास हाउस है, अगर उसकी डिमांड, हाउस की जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो जितने कंपोनेंट्स हैं जैसे मशीनरी, लेबर एंड मटेरियल है तो उनकी डिमांड भी इनइलास्टिक होगी, ज़्यादा वो प्रोपोर्शनल होगी टू दी फाइनल प्रोडक्ट। देखें, अगर घर बनाना एक नेसेसिटी है, चाहे घर के मटेरियल या लेबर उसमें इंक्रीज भी कर जाती है फिर भी आपने घर तो बनाना ही है, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है, द स्मॉलर इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट गोइंग टू दिस कंपोनेंट। अब देखें, जो जैसे हमने इलेक्ट्रिशियन की मिसाल ली है उसी को हम लेते हैं कि अब घर की टोटल कॉस्ट जो है उसमें जो इलेक्ट्रिशियन की वेज है वो हो सकता है 1% से भी कम हो। सो जितनी वो स्मॉलर है प्रोपोर्शन कंपोनेंट की, उतनी ही उसकी डिमांड इनएलास्टिक है। अगर उसकी प्रोपोर्शन ज्यादा होगी तो फिर उसकी डिमांड भी ज्यादा इलास्टिक होगी। जैसे हमने इलेक्ट्रिशियन की मिसाल ली है तो वो दैट इज इनएलास्टिक, क्योंकि वो एक स्मॉल प्रपोर्शन आप खर्च कर रहे हो घर में इलेक्ट्रिशियन की वेज के तौर पे, या उसको वेज जो दे रहे हो। लेकिन अगर आप लेते हो कि जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट या ईंटें हैं या ब्रिक्स हैं तो वो एक मेजर कंपोनेंट है घर बनाने के लिए, तो उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। अगर फॉर एग्जांपल जो ब्रिक्स हैं उनकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है या जो सीमेंट है उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो फिर डेफिनेटली उनकी डिमांड पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो एक मेजर एक कंपोनेंट है घर बनाने के लिए और मेजर प्रोपोर्शन ऑफ योर जो कॉस्ट है वो उस पे लगती है। अब है द मोर इनलास्टिक इज द सप्लाई कर्व ऑफ कोऑपरेटिंग फैक्टर्स। इसका मतलब है कि जैसे हमने हाउस की एग्जांपल ली है, उसके लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, उसके लिए हमें सीमेंट चाहिए, उसके लिए हमें सरिया चाहिए। अगर हम डिमांड देख रहे हैं ब्रिक की, कि ब्रिक की जो प्राइस है उसके चेंज होने से उसकी जो डिमांड है उस पर क्या इंक्रीज या डिक्रीज आता है, तो उसके साथ साथ हमें जो उसके डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं ब्रिक के साथ, सीमेंट है या सरिया है, उसको भी देखना पड़ेगा। अगर तो वो जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे सरिया या सीमेंट की प्राइस है या बजरी की प्राइस है, अगर वो इनएलास्टिक है तो फिर जो हमारी ड्राइव डिमांड है फॉर ब्रिक्स वो भी इनएलास्टिक होगी, ठीक है। तो ये क्या है कि आपस में
कह लें कि रिलेट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चारों फैक्टर्स हैं, इनको देखते हुए हम एक असेसमेंट कर सकते हैं ड्राइव डिमांड की, ठीक है। ड्राइव डिमांड किसके लिए होती है? ऐसे कंपोनेंट्स जो कि मदद देते हैं हमें फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है। इलास्टिसिटी इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन। अच्छा, जो एक लॉन्ग रन डिमांड कर्व होती है जनरली वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, और जो शॉर्ट रन डिमांड कर्व होती है वो कंपैरेटिवली कम इलास्टिक होती है। अब उसकी वजूहात हैं, जैसे ही प्राइस में चेंज आता है तो शॉर्ट रन में डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए अपनी प्रोडक्ट की उस डिमांड को चेंज करना, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि शॉर्ट रन में डिमांड पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस के चेंज होने से। लेकिन लॉन्ग रन में अब लोगों के पास टाइम है, दे कैन शिफ्ट टू अनदर प्रोडक्ट, वो कोई सब्स्टिट्यूट जो है उस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं या अपनी प्रेफरेंसेस या टेस्ट को विद टाइम चेंज कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, लॉन्ग रन जो चेंज आता है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। कि प्राइस जो चेंज हुई है, आज प्राइस चेंज हुई है तो शॉर्ट रन में 4-5 डेज में तो हम डिमांड में इतना फ़र्क नहीं देखेंगे उस प्रोडक्ट की। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू मंथ्स हम देखेंगे कि प्राइस चेंज होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया, या क्वांटिटी डिमांडेड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर गई, क्योंकि अब लोगों के पास टाइम था सोचने का, उन्होंने शिफ्ट कर दिया, मल्टीपल सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसकी तरफ चले गए, या डिफरेंट अपनी प्रेफरेंसेस हैं उनको चेंज कर ले, क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर गई थी या उनकी इनकम रेंज से बाहर चली गई थी। तो ये है कि जो लॉन्ग रन है उसमें जो डिमांड कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, और शॉर्ट रन में वो डिमांड कर्व कम इलास्टिक होती है। डिमांड इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू। अब एक रिलेशन पाया जाता है डिमांड इलास्टिसिटी में भी और रेवेन्यू में भी। जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो उसकी डिमांड में एक चेंज आता है, ठीक है। अब डिमांड में चेंज आने की वजह से या प्राइस में चेंज आने की वजह से उस जो एक फर्म है उसके रेवेन्यू पे भी कुछ इम्पैक्ट आता है। देखिए, अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हैं, जैसे ही एक जो प्रोडक्ट है अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो डायरेक्टली उसका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी कम हो गया। अब रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी सोल्ड। तो जैसे ही प्राइस कम होगी तो उसी तरह से टोटल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन हमने डिमांड कर्व में देखा था कि जो रिलेशनशिप होती है प्राइस की और डिमांड की वो इन्वर्स है। जैसे किसी चीज़ की प्राइस कम होती है उसी तरह उसकी डिमांडेड क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो मार्केट में उसकी डिमांड की क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे फर्म की जो सेल है वो भी इंक्रीज कर सकती है, और फर्म की सेल इंक्रीज करने की वजह से अब ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि इज इक्वल टू टोटल चेंज इन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन दी डिमांड। तो ये है मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला। हम ये जो डिमांड इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू है इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, लेकिन आपको मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला पता होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू। अब देखें, जो फर्म्स हैं या जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए बड़ा लाजमी है कि रिलेशन देखना कि जैसे ही हम प्राइस को चेंज करते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर तो इम्पैक्ट आता है, उसका इम्पैक्ट हमारी टोटल रेवेन्यू पे कैसे आएगा। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो डिमांड और प्राइस है इसकी इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस के कम होने की वजह से जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। सो जो फर्म के प्रोड्यूसर्स हैं या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए बड़ा लाजमी है कि इस एम्बिग्यूटी को सॉल्व करना कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज करने से उनके रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। अब ये रिलेशनशिप भी ट्रिकी है, क्योंकि वैसे तो अमूमन देखा जाए तो एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। लेकिन क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशनशिप इनवर्स है, इसलिए ये रिलेशनशिप भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अगर हमें पता हो कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी
डिमांड इलास्टिसिटी क्या है, वो प्रोडक्ट इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो हम बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं रेवेन्यू का। और बेहतर अंदाज़ा लगाने की वजह से फिर हमें पता होगा कि हमने किस तरह से अपने आप को मार्केट में एडजस्ट करना है। ऐसे गुड्स जिनकी इलास्टिक डिमांड है, उनकी फर्म्स के जो ओनर्स हैं, उनको चाहिए कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को लोअर कर दें सो दैट उनका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर सके, क्योंकि जैसे ही वो प्राइस को लो करेंगे डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी और ओवरऑल जो टोटल रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स या गुड्स जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है, जिनकी प्राइस कम करने से उनकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं होती या बहुत ही कम इंक्रीज होती है, उस केस में जो फर्म्स के ओनर हैं उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए चाहिए कि प्राइस को इंक्रीज कर दें सो दैट उनका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर सके। सो इस चीज़ों का या मैनेजर्स को अगर पता होगा कि उनकी जो गुड है दैट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, तो वो फिर बेहतर जो है वो एक गेस लगा सकते हैं टोटल रेवेन्यू का और बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल रेवेन्यू। अच्छा, ये जो टेबल है ये हमें समराइज करके बता रहा है कि अगर डिमांड इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या यूनी इलास्टिक है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा प्राइस पे, क्वांटिटी डिमांडेड पे और टोटल रेवेन्यू पे। अच्छा, अगर तो डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस के राइज करने से जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो फॉल करेगी और टोटल रेवेन्यू भी फॉल कर देगा। और अगर डिमांड इलास्टिक है, प्राइस के फॉल करने से क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगी और टोटल रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा। सेकंड सिनेरियो में अगर इनइलास्टिक है डिमांड, तो प्राइस के राइज करने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी लेकिन टोटल रेवेन्यू क्या है, राइज कर जाएगा, क्योंकि प्राइस प्रोडक्ट की इंक्रीज कर चुकी है। और इनइलास्टिक होने की सूरत में जब प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगी लेकिन टोटल रेवेन्यू फॉल कर जाएगा, क्योंकि प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं की, इसलिए टोटल रेवेन्यू भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर यूनिइलास्टिक है डिमांड, तो फिर जो प्राइस का राइज है उससे फॉल आएगा और प्राइस के फॉल से राइज आएगा और प्राइस के राइज से फॉल आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, और प्राइस के फॉल से क्वांटिटी डिमांडेड में राइज आएगा। लेकिन टोटल रेवेन्यू जो है वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होगी ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो राइज और राइज या डिक्रीज है। तो ये एक समरी सी कह लें आप, इसको आप देख लें और आपको पता होना चाहिए कि जब क्वांटिटी डिमांडेड है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड इनइलास्टिक है तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जैसा कि हमने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो खाली प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो रिलेटेड गुड्स होती हैं, उनकी प्राइस पे भी डिपेंड करती है आपकी क्वांटिटी की डिमांड। अब देखें, दो तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है सब्सटीट्यूट गुड्स और एक होती है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होती हैं जो कि आप एक की जगह दूसरी यूज़ कर सकते हो, जैसे चिकन है या बीफ है, तो आप चिकन से शिफ्ट करके बीफ पे जा सकते हो, तो क्या है कि चिकन एंड बीफ एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। इसी तरह से कॉफ़ी एंड एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। इसी तरह से एक्स बॉक्स है या प्ले स्टेशन है, तो ये ऐसी गेम्स हैं जो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट है। अल्मीनियम, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, ये क्या है, एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। अब देखें, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ये हमें बताता है कि जो अदर गुड्स होती हैं जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, अगर उनकी प्राइस में चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट जो प्रोडक्ट ए है उस पर भी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो चिकन है उसकी कंजम्पशन पे या उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बीफ की प्राइस चेंज होने से। फॉर एग्जांपल अगर बीफ जो है वो उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है, तो जो चिकन की क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो बीफ है उसकी प्राइस इंक्रीज करने से बीफ की प्राइस डिक्रीज करेगी और जो लोग हैं, कस्टमर हैं, वो बीफ से शिफ्ट कर जाएंगे चिकन की तरफ। तो इस प्राइस क्रॉस प्राइस इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और इसको हम मेजर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में अभी सेकंड स्लाइड में हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की। ठीक है। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं जो कि हैंड इन हैंड एक दूसरे के साथ कह लें कि लाजमी होती हैं, जैसे कि
आप चिप्स के साथ पेप्सी लेते हो, बर्गर के साथ पेप्सी लेते हो, ठीक है। इसी तरह कॉम्बिनेशन बनता है, पीनट बटर का बनता है, स्मार्टफोन के साथ एप्लीकेशंस का बनता है, आईपॉड्स एंड ईयरबड्स का बनता है, टेनिस रैकेट्स के साथ टेनिस बॉल का बनता है। तो ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जब ये जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, जब ये प्रोडक्ट बी जो है उसकी प्राइस में चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट ए जो है उसकी सेल पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये कस्टमर एट अ टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसलिए ये आपस में रिलेटेड होती हैं, और एक में अगर प्राइस चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे की सेल्स पे आता है। अच्छा, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हमें बताती है, द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of product A resulting from a 1% change in the price of product B। अगर जो समझे A एंड B आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो अगर जो प्रोडक्ट B है उसकी प्राइस में हम इंक्रीज करते हैं, चेंज लेके आते हैं या डिक्रीज करते हैं, उसमें अगर हम चेंज लेके आते हैं 1%, तो उसका इम्पैक्ट जो प्रोडक्ट A है उसकी सेल्स पे पड़ेगा या उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ेगा। अच्छा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमने देखना तो ये नीचे फार्मूला दिया है, ई ए बी इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर जो है वो है क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें प्रोडक्ट ए की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज है। चेंज हम कैसे मेजर करते हैं, Q2 ए माइनस Q1 ए डिवाइडेड बाय एवरेज लेते हैं हम ये Q1 और Q2 का, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। एवरेज लेने के लिए क्या होता है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इस सारे एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना है परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज से, लेकिन ये जो प्राइस चेंज है इस फार्मूला में, ये प्रोडक्ट बी की प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है और प्रोडक्ट बी की जो है प्राइस में चेंज आ रहा है। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जब प्रोडक्ट बी जो है उसकी प्राइस में हम चेंज लेके आते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ता है। तो अच्छा, अब ये जो इस फार्मूले में जो प्राइस है वो प्रोडक्ट बी की है, ठीक है। हमारे एग्जांपल में जो स्लाइड में दिया गया, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी प्राइस में डिक्रीज आया है, ठीक है, तो उसकी हम चेंज निकाल रहे हैं। चेंज कैसे निकालते हैं प्राइस की, पी टू बी माइनस पी वन बी डिवाइडेड बाई पी टू बी प्लस पी वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो इसमें क्या है, पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या है, पी टू प्लस पी वन, और इसकी एवरेज लेने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया है। तो अब ये जो फार्मूला है इससे हमें पता लग जाएगा कि जब हम प्रोडक्ट बी जो कि सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी प्राइस में अगर हम चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट गैसोलीन की सेल्स पे क्या पड़ेगा या गैसोलीन की डिमांड पे क्या पड़ेगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, ये कंसेप्ट है कि अगर लोगों की इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की डिमांड पर, क्योंकि अगर इनकम होगी तो ही आप एक चीज़ को डिमांड करोगे और उसको खरीदोगे। अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो भी बड़ा सिंपल है फॉर कैलकुलेटिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला हमें बताता है इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। अच्छा, विद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये भी पता चल सकता है कि एक जो गुड है वो नेसेसिटी है या लग्जरी है, ठीक है। अब गुड्स को दो तरह से जो है वो कैटेगराइज किया जाता है, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जिनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज करती है तो उनकी डिमांड फॉर दैट गुड आल्सो गेट्स इंक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल गुड्स में भी फिर आ जाता है कि कुछ नेसेसिटी होती है और कुछ लग्जरी गुड्स होती हैं। ऐसी गुड्स जिनकी इलास्टिसिटी 0 से 1 के दरमियान होती है वो नेसेसिटी में आती हैं, और ऐसी गुड्स जिनकी जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ग्रेटर होती है वो आ जाती हैं लग्जरी गुड्स में आ जाती हैं। अच्छा, अब सेकंड है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो होती हैं जिनकी क्वालिटी ज़रा लो होती है। इसका और इनकम का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज करती है उनकी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स जो है वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज अब उनके पास इतनी इनकम है कि वो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और वो इंफीरियर प्रोडक्ट्स को छोड़ के गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल हो सकती है मार्जरीन वर्सेस बटर।
अब मार्जरीन और बटर जो हैं वो बड़े एक दूसरे से कह लें कि एक जैसे प्रोडक्ट हैं, लेकिन क्योंकि मार्जरीन जो है वो खुद से बनाई जाती है, एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें, तो उसकी जो प्राइस होती है वो कम होती है। और बटर क्योंकि नेचुरल वे से बनता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। बटर क्या एक सुपीरियर गुड है और मार्जरीन इंफीरियर गुड है। लेकिन क्योंकि लोगों के पास इतनी इनकम नहीं होती बटर खरीदने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, मार्जरीन को खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों की इनकम इंक्रीज करती है, करेगी या करती है, तो उनकी जो डिमांड है मार्जरीन के लिए वो कम हो जाएगी और बटर के लिए ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बटर एक सुपीरियर गुड है। इनकम इंक्रीज करने से लोग अब बटर को भी अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये एक डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे। इसका फार्मूला भी बिल्कुल वैसे सेम है जैसा कि हमने क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ा था। इस फार्मूला में जो पहली चीज आएगी वो चेंज इन डिमांड जो है क्वांटिटी है वो आएगी, ठीक है। और उसको डिवाइड करना है आपने चेंज इन इनकम के साथ, ठीक है। उसको उसी तरह से आपने लेना है फार्मूले को, जैसे कि हम लेते हैं कि चेंज को हम मेजर करते हैं क्यू टू, क्वांटिटी की चेंज को मेजर करते हैं क्यू टी टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाई टू। और इस एक्सप्रेशन को आपने डिवाइड कर देना है चेंज इन इनकम के साथ, ठीक है। पहले आपने लेना है इनकम में जो चेंज आया है वो आप कह सकती हैं कि इनकम टू माइनस इनकम वन डिवाइडेड बाय एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैसी है, इनकम वन प्लस इनकम टू डिवाइडेड बाय टू। तो ये एक्सप्रेशन आपको बता देगा कि जब हम हमारी इनकम चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या पड़ता है। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, जैसा कि आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल एक फर्म जो है वो अगर अपना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है या अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करती है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसकी सेल्स जो है वो भी इंक्रीज होंगी। सो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है कि कितनी जितना ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है या जो उसकी सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी। तो इसको मेजर करने के लिए एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है कि जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करते हो तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है क्वांटिटी डिमांडेड पे। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में बताएं या एक सिंपल फॉर्म में बताएं तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो फर्म्स हैं वो चाहती हैं कि उनकी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, मीन्स कि अगर वो एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च कर रही हैं तो उससे उनकी सेल्स भी इंक्रीज हो। तो मोस्टली कंपनीज जो हैं वो चाहती हैं कि उनकी ये जो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव आए और उनको बेनिफिट हो एडवर्टाइजिंग करने का प्रोडक्ट का, और उनकी प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन मार्केट में या ट्रू सिनेरियो में हमेशा ऐसा नहीं होता। हो सकता है आप अपनी एडवर्टाइजिंग पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगाएं लेकिन वो कन्वर्ट ना हो पाए सेल्स में, क्योंकि देर आर अदर फैक्टर्स जो कि आपकी सेल को इम्पैक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। हर कंपनी चाहती है कि उसकी जो कह लें कि ए, पैसे लगे एडवर्टाइजिंग पे उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आए सेल्स की सूरत में और सेल्स को इंक्रीज करे। जैसा कि हमने पहले बोला कि देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स जो कि आपकी सेल को इम्पैक्ट करते हैं, लोगों की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। उसमें लोगों का टेस्ट आ जाता है, उनकी प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, चीज़ों की प्राइसेस आ जाती हैं, एंड देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। तो ये एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है ये भी बड़ा ज़रूरी है कि मैनेजर्स को इसके बारे में पता हो। उनको पता हो कि उनकी जो एडवर्टाइजिंग है उसका कितना उनको फ़ायदा होता है सेल्स में, या उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज कर जाती है एडवर्टाइजिंग पे खर्च करने से। अगर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आता और सेल्स जो है वो उस तरह से रेवेन्यू उनका इंक्रीज नहीं हो पाता सेल्स का, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपने कितना एक्सपेंस लगाना है सेल्स पे, अपना कितना एक्सपेंस आपने लगाना है एडवर्टाइजिंग पे कि वो बेनिफिशियल हो आपके लिए। ये ना हो कि आपकी वो जो एक्सपेंडिचर है वो ज़ाया हो रहा है और उसका कोई फ़ायदा नहीं आ रहा, सेल्स या डिमांड में ख़ास इजाफा नहीं हो रहा। तो मैनेजर्स जो हैं
उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो इस चीज़ को एनालाइज करें। उनको अगर इस चीज़ का पता होगा, इस एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी का पता होगा, तो ही वो बेहतर जज कर सकते हैं कि किस वे में उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर करना है और क्या वो एक्सपेंडिचर बेनिफिशियल भी है कि नहीं। थैंक यू।